नमो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भारते हिन्दुनारीणां भवेत् सङ्घटनं दृढम् इति संस्थापिता राष्ट्रसेविका समितिर्यया संस्कृतेश्च स्वधर्मस्य रक्षणार्थं समर्पितं क्षणशः कणशश्चैव जीवितं चन्दनं यथा यया रामयशोगानैः कृता भारतजागृतिः लक्ष्मीकेळकरोपाख्यां स्मरामो मावशीं वयं प्रातस्मरणमेतद्यो नित्यं नियमतः पठेत् अखण्डं भारतं नित्यं तस्य स्फुरति चेतसि। अभी हम सुन रहे थे हमारा प्रातस्मरण। गार्गी, मैत्रेयी ये वेदकालीन विदुषी, उसके साथ जयमती, भवानी आदि मध्ययुगीन रानियाँ और आधुनिक काल में स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने सहभाग लिया था, ऐसी कल्पना दत्त, प्रीति वदादर, इन सभी के नाम अभी आपने सुने हैं। इन महिलाओं के चरित्र से ही हमारे भारतवर्ष का इतिहास बना है। लेकिन कितने लोगों को ये इतिहास पता है? बहुत कम लोगों को ये इतिहास पता है। लोगों को सिर्फ इनके नाम मालूम है, लेकिन इनका इतिहास, ये सारी जो मेरे सामने किताबें हैं, इन किताबों में वो है, लिखा हुआ है। लेकिन एक किताब है यहाँ बौद्धकालीन थेरियों के बारे में है, ये दूसरे जो किताब है ये है राइटर्स के बारे में, वुमेन राइटिंग्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों के महिलाओं का कार्य इन किताबों में बिखरा हुआ है। ये सारे बिखरे हुए काम को इकट्ठा करने का काम हमेशा कोश करता है। ये कोश साहित्य की परंपरा भारत में बहुत पुरातन है और बहुत सारे जो चरित्र कोश निर्माण हुए हैं उसमें अभी तक महिलाओं का ऐसा कोश नहीं निर्माण हुआ। महिलाओं का स्वतंत्र महिला चरित्र कोश निर्माण करने का संकल्प राष्ट्र सेविका समिति ने किया है और इससे साथ हमारा ये काम महिला कोश का शुरू हो रहा है। हमने काम करने का निश्चय किया और जैसे अध्ययन करना शुरू किया तब पता चला कि उपलब्ध जानकारी बहुत है और इस जानकारी को एक खंड में सम्मिलित करना बहुत मुश्किल है। और इसी के कारण हमने यह निश्चय किया कि यह कार्य पूरा 6 खंडों में किया जाएगा, जैसे प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत, आधुनिक भारत। और यह काम की शुरुआत की है माननीय चित्राताई जोशी जी और अपने विद्याताई देवधर जी ने इसका काम शुरू किया। काम शुरू हुआ और बहुत तेज़ी से बढ़ते भी गया, क्योंकि राष्ट्र सेविका समिति की शाखाएं पूरे भारतवर्ष में है। इसलिए इस देशव्यापी प्रकल्प के लिए जगह जगह से हमारे साथ कोई संशोधक जुट गए, उसके साथ जानकारी भी मिलती गई। लेकिन अभी बड़ा हमारे सामने जो काम था, ये सारे जानकारी का अच्छी तरह से संकलन करना, संशोधन करना। मेधा तो मेरे साथ शुरू से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद हमने नागपुर से हमारी छायाताई नाइक है, जयपुर से रजनी शर्मा है, देहरादून से अंजलि वर्मा, हम सबका मिलकर एक संपादक मंडल गठित हुआ। महिला चरित्र कोश प्रथम खंड प्राचीन भारत, इसके प्रकाशन का एक दिन निश्चित हो गया। वो दिन था 2022 के अगस्त महीने की 17 तारीख। कोश का परिचय करते समय मुझे कृतज्ञतापूर्वक एक स्मरण करना है और वह है प्रतापनगर शाखा में हस्तलिखित में निरंतर एक अलग तरीके से लेख देने वाली प्रमिलाताई कुलकर्णी। आज के दिन इस महिला चरित्र कोश का विमोचन हो रहा है, क्योंकि अपने भारतीय नारी भी ऐसी है।
इस चरित्र में अभी माननीय चित्राताई ने उल्लेख किया है, ऐसे सैकड़ों ऐसा चरित्र है, वो स्पष्ट दिखता है। अपने भारतीय नारी स्वयं कष्ट उठाकर और दीप के बत्ती जैसे अपने स्वयं को जलाते हुए दूसरों को प्रकाश दिया है। स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने जो भेद रखा है उसको छोड़कर हमको महिला और पुरुषों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। अपनी मर्यादा को कैसे संभालना, सार्वजनिक जीवन में कुछ करते समय परिवार की चिंता कैसे करना, ये उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं, वो उनकी सहज प्रवृत्ति है, वो कर लेती है, वो कर लेती है। भारतीय चिंतन अनुसार महिला और पुरुष दोनों को भी समान महत्व दिया गया है। वो दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक है, ऐसा शुरू से ही माना जाता है। और इसका प्रतीक है अर्धनारी नटेश्वर। प्राचीन काल में जैसे ऋषि होते थे वैसे ही ऋषिकाएं भी होती थी और उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसे पुरुषार्थ पर भी इन महिलाओं के व्याख्यान हमें मिलते हैं। प्राचीन वेद काल से बुद्ध काल तक महिलाओं का अध्यात्म और ज्ञान के विषय पर काम उपलब्ध है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने अनुशासन को ध्यान में रखते हुए समाज के लिए कुछ नियम बनाए थे। मनुष्य की प्रगति के लिए जो नियम बताए गए उन्हें धर्म कहा गया और वही जीवन जीने की रीति बन गई। इस सभ्यता के निर्माण में पुरुषों के साथ स्त्रियों का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। घोषा और विश्ववारा ने अर्थ यानी संपत्ति का महत्व समझा। घोषा के अनुसार पत्नी की प्राण रक्षा करने वाले एवं पत्नी को यज्ञ कर्म में साथ लेने वाले पति को ही पत्नी का प्रेम मिला। ब्रह्मवादिनी ज्ञानोपासना को सर्वश्रेष्ठ मानती थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ चर्चा की थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी अपने पति से आत्मज्ञान की मांग करती है। गार्गी, मैत्रेयी, प्रथितेयी तथा सुलभा का आचार्य के रूप में आश्वालायन सूत्र में उल्लेख है। अनभिषिक्त साम्राज्ञी सीता संध्या करती थी। वह धर्मज्ञ एवं वाक्पटु भी थी। द्रौपदी उत्तम प्रशासिका थी। बुद्ध काल में महिलाएं ज्ञान पिपासु थी। ये महाप्रजापति गौतमी के जीवन से स्पष्ट होता है। महिलाओं को प्रवज्जा देने का अधिकार गौतमी ने बुद्धि एवं संघर्ष से ही प्राप्त किया था। जैन तीर्थंकरों की माताएं जो आदर्श मातृत्व का उदाहरण है, मल्लीनाथ स्वयं तीर्थंकर थी। चंदनबाला, राजमती, इन सभी के चरित्र प्रेरणादायी है। आज 21वीं सदी में महिलाओं ने अनेक क्षेत्र जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इतना ही नहीं तो फोटोग्राफी जैसे क्षेत्रों में अपना स्थान बनाया है। आजकल महिलाएं फाइटर प्लेन भी चलाती है, सेना दल में कार्यरत भी है। और ये सब जो कार्य है महिलाओं का, वो बाहर जाकर जो कर रही है, वो वेस्टर्न फेमिनिज्म का प्रभाव है, ऐसा माना जाता है। ऐसा तो माना जाता है। इतना ही नहीं तो हमारे यहाँ 150 साल जब अंग्रेज़ यहाँ आए, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, उनके बाद मैडम कामा, सरोजिनी नायडू, इन सारी महिलाओं ने महिलाओं के लिए और समाज के लिए जो काम किया वो भी अंग्रेज़ों के प्रभाव से या अंग्रेजी शिक्षा पाने के कारण काम किया, ऐसा माना जाता है। लेकिन आपने जब हमारा महिला चरित्र कोश पढ़ा होगा तो हमें दिखाई देता है कि हमारे यहाँ महिलाओं की ज्ञान परंपरा बहुत लंबी है और तत्वज्ञान, संशोधन आदि सभी क्षेत्रों में 10,000 सालों से महिलाएं कार्यरत रही है। केवल ज्ञान क्षेत्र में ही नहीं, जीवन को स्पर्श करने वाले अनेक क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना काम किया है और स्थान बनाया है।
अब हम लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो तुरंत हमारे मन में रानी लक्ष्मीबाई जी का ध्यान आता है, नाम आता है। रानी लक्ष्मीबाई को तो हम सब लोग मानते ही है, लेकिन रानी की अपनी महिलाओं की एक स्वतंत्र सेना थी। झलकारी, सुंदर उसके साथ लड़ाई में थे। उसी प्रकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जीनत महल, हजरत महल भी शामिल हो गई थी। हमारे यहाँ महिलाएं वेद काल से युद्ध नीति या रणनीति समझती थी। विश्पला रानी वेदकालीन रानी है। तब वह जब रणांगण में युद्ध कर रही थी, उसको अपना एक पैर गंवाना पड़ा, लेकिन विश्पला ने अब लोहे का पैर लगाया और दूसरे दिन फिर वो युद्ध करने के लिए सिद्ध हो गई। ऐसी वीर स्त्रियों की, महिलाओं की परंपरा हमें मध्ययुगीन काल में बहुत ही रानियों के चरित्र से भी मिलती है। भरत भूमि वीर प्रसवा है। यहाँ वीर स्त्रियों की एक अखंड मालिका ही हमें दिखाई देती है। कश्मीर की रानी दिद्दा बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ की आखिरी रानी कोटा रानी ने मुस्लिमों से 3 बार युद्ध किया और चेतावनी दी, कश्मीरी लोगों ने सावधान रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ मुस्लिम आक्रामक कब्जा कर लेंगे। मदुरई में मीनाक्षी ने अपना राज्य श्रीलंका तक फैला दिया था। पूरब में ओडिशा में 9वीं सदी में त्रिभुवन महादेवी ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था और पश्चिम में राजा दाहर के पत्नी ने मुस्लिमों का कड़ा मुकाबला किया था। उल्लाड़ की रानी अब्बक्का ने पुर्तगीज़ों को गोवा कारवार में ही रोक दिया। इसके कारण पुर्तगीज़ पश्चिमी किनारे गोवा के नीचे नहीं जा सके। आंध्र में रानी रुद्रम्मा एक शक्तिशाली रानी और कुशल प्रशासक थी। उसने बनवाया हुआ 1000 खंबा मंदिर आज भी वरंगल में है। अहिल्याबाई होळकर का कार्य तो भारत के कोने कोने में पहुंचा है। काशी के विश्वेश्वर मंदिर से लेकर वेरूळ का घृष्णेश्वर मंदिर तक सभी अहिल्याबाई की निर्मित है। अभी अभी अक्टूबर में हमने गढ़मंडला की रानी दुर्गावती का 500वां जन्मदिन मनाया है। रानी दुर्गावती ने 2 बार अकबर की सेना के साथ लड़कर अपने राज्य की रक्षा की। पति दलपत शाह के अकाली निधन के बाद बेटे को बड़ा करते करते उसने राज्य का रक्षण किया। लड़ते लड़ते उसका बेटा भी वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन तभी रानी हारी नहीं, मुगलों का सामना करती रही। रणभूमि में ही उसे वीरमरण प्राप्त हुआ। 15 साल के कार्यकाल में रानी ने मुगलों का सामना करने के साथ साथ राज्य में जल व्यवस्था के लिए तालाब, कुएं बनवाए। सखी रामचेरी के नाम से बनवाया हुआ चेरी ताल आज भी उपयोग में है। विश्व के सर्वोच्च और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत देश की उच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर एक महिला विराजमान है, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। अपने निरंतर सेवा कार्य से और परिश्रम से वह इस उच्च स्थान तक पहुंची हुई है। भारत के अविकसित और अलक्षित प्रदेश से भी महिलाओं ने बहुत प्रगति की है। कर्तृत्ववान महिलाओं की एक परंपरा भारत में दिखाई देती है। सीता ने वन में लव और कुश का लालन पालन किया था और शकुंतला ने तो भरत को, अपने बेटे को वन में ही संभाला था। उसी राजा भरत के नाम से आज हमारे देश को भारत नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल में रानी माँ गाइंदिल्यू, इसका देश प्रेम, उसका दीर्घ कारावास और भारतीय संस्कृति के रक्षा के लिए उन्होंने जो परिश्रम किए, इससे हम सब लोग परिचित हैं। मैं मानता हूं कि आज स्वर्गीय मदनलाल धिंगरा जी के होतात्म्य दिन पर, वंदनीय उषाताई जी के पुण्य स्मृति के दिन पर ये कोश प्रकाशित हो रहा है। ये नियति का एक संयोग है। आज का दिन हमारी मातृशक्ति के उत्थान की जागृति का एक
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइलस्टोन, ऐसा माइलस्टोन बनकर हमारे स्मरण में रहे और उस माइलस्टोन के दिन हम इस कोष को अपने घर में लाने की व्यवस्था करके और उसको मनाएं। एक प्रार्थना मैं ये रखता हूं और धन्यवाद देता हुआ मेरा निवेदन समाप्त करता हूं।